नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम इंडियन पॉलिटी के वो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी एचपीपीएससी ने अपने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो आप सभी को पता है एचपीपीएससी अब थर्ड क्लास के एग्जाम कराने वाला है, तो हमें लेवल पता होना चाहिए किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तैयारी हम अपनी बेहतरीन रखेंगे। तो इंडियन पॉलिटी के सारे क्वेश्चन करते हैं जो भी एचपीपीएससी ने अपने डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। और पीडीएफ बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि सभी एग्जाम से क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं, टाइप करने पड़ते हैं, तो प्रोसेस थोड़ी लंबी होती है। मगर मेहनत तो इतने सालों से कर ही रहे, तो बहुत अच्छी मेहनत करेंगे आपके लिए। और आपको वीडियो को लाइक करना है ताकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। तो बिना किसी तरीके आज का जो लेक्चर है इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच अमेंडमेंट एजुकेशन वाज मेड अ सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट। तो कहना चाहता है किस संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया है। तो जो आपकी एजुकेशन थी वो पहले किस में आती थी, वो स्टेट लिस्ट में आती थी। अब उसकी कुछ अमेंडमेंट हुई थी, उसके बाद जो है उसे स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है कि जो स्टेट है वो भी लॉज बना सकता है और जो यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी लॉज बना सकती है, जो भी सब्जेक्ट आपके कंकरेंट लिस्ट में होंगे। तो पूछ रहा है कौन सी अमेंडमेंट से स्टेट लिस्ट से उसे कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। तो ऑप्शन क्या है, 24th अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट या 42nd अमेंडमेंट। तो बताइए एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में कौन सी अमेंडमेंट से डाला गया। फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है 42nd अमेंडमेंट, यानी आपकी जो 42वीं अमेंडमेंट थी, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ये 1976 में हुई थी। इसमें आपकी जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज है वो भी ऐड की गई थी। उसी में हुआ क्या था 42nd अमेंडमेंट में, जो आपकी एजुकेशन थी इसे स्टेट लिस्ट से किसमें, कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। और ये हुई कब थी, 1976 में। तो फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है, मैच द फॉलोइंग। अब आपको देखना है जो मैच किए गए हैं ये सही किए हैं या नहीं किए हैं। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। 24th अमेंडमेंट कब हुई थी, हाँ जी 1971 में ही हुई थी, ये सही मैच है। 31st अमेंडमेंट 1973 में, हाँ जी ये भी सही है। 42nd अमेंडमेंट मैंने आपको अभी बताया कब हुई, 1976 में, ये भी आपकी ठीक है। 52nd अमेंडमेंट 1985 में, ये 52nd अमेंडमेंट आपकी एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। ये 10th शेड्यूल ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, कब, 1985 में। तो आपके सारे जो मैच किए गए हैं ये करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल आर करेक्टली पेड। तो सारे जो आपके मैच किए यानी जो अमेंडमेंट हुई है ये इन्हीं ईयर्स में हुई है। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज एंजॉयड बाय होम। तो जुडिशियल रिव्यू एक बार आपको बताता हूँ होता क्या है। जैसे आपका पार्लियामेंट है वो कोई लॉ बनाता है, अगर उस लॉ से हमारे जो राइट्स है उनका हनन हो रहा हो, या राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, कोई भी हमारा राइट है उसका हनन हो रहा हो, तो जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो क्या बोल सकता है कि ये आपका लॉ नल एंड वॉइड है, यानी ये आपका पास नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे हमारी ह्यूमन जो राइट्स हैं उनका हनन हो रहा है। तो थर्ड का राइट आंसर क्या है, थर्ड का जो राइट आंसर है बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो जो आपका जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है ये किसके पास होती है, ये सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास होती है। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए फोर्थ देखते हैं। नो टैक्स कैन बी लिव्ड और कलेक्टेड विदाउट द परमिशन ऑफ। तो ये कहना चाहता है निम्न की अनुमति के बिना कोई भी कर लगाया या एकत्रित नहीं किया जा सकता। तो बताइए किसकी परमिशन के बिना कोई न्यू टैक्स नहीं लगाया जा सकता, ना ही कलेक्ट किया जा सकता है। तो किसकी परमिशन के बिना नहीं हो सकता, लोकसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या है, फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट की परमिशन के बिना कोई भी न्यू टैक्स आपका कलेक्ट नहीं किया जा सकता, ना ही किसी चीज़ पे लगाया जा सकता है। तो फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। तो राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों को जो है नॉमिनेट किया जा सकता है। तो आपको बताता हूँ, जैसे प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट क्या करता है, लोकसभा में दो जो मेंबर है उन्हें नॉमिनेट करता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के। वैसे ही राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट है वो क्या करता है, वो 12 मेंबर्स को जो है नॉमिनेट करता है। वैसे ही आप स्टेट की बात करें तो स्टेट में तो गवर्नर होता है सबसे ऊपर। तो गवर्नर जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें कितने जो मेंबर्स हैं उन्हें नॉमिनेट कर सकता है, 1/2, 1/4, 1/3 या 1/6। तो बताइए फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा। फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है 1/6। आपकी एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और एक काउंसिल होती है। जैसे अगर आप सेंटर में देखो लोकसभा राज्यसभा दो हाउस होते हैं ना, तो किसी किसी स्टेट में आपको जो है असेंबली भी देखने को मिलेगी और काउंसिल भी। तो जो काउंसिल होती है उसमें क्या होता है, उसमें 1/6 जो भी मेंबर होंगे वो कौन नॉमिनेट करेगा, वो गवर्नर करेगा उस स्टेट का। तो फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन डी 1/6 है। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ है, हु हैज़ बीन गिवन द पावर टू फिक्स द नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है। तो बताइए जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की स्ट्रेंथ होती है, ये पावर किसके पास होती है कि हाँ इतने जजेस होने चाहिए, इससे ज़्यादा होने चाहिए।
तो प्रेसिडेंट के पास पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो सिक्स का राइट आंसर क्या है? सिक्स का जो राइट आंसर है वो है पार्लियामेंट। यानी पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हो। जैसे पहले कुछ 32 थे, फिर इंक्रीज करके 35 कर दिए, तो ये पावर किसके पास थी? पार्लियामेंट के पास। सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन बी है। और हाँ, अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ एग्जाम का नाम लिख के मुझे सेंड कर देना, बाकी सारी डिटेल्स मैं वहाँ आपको दे दूंगा। और वीडियो के लास्ट में आपको बता दूँ ऑनलाइन कोचिंग का, फिलहाल तो हम वीडियो में ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन अ जज ऑफ हाई कोर्ट बी ट्रांसफर्ड? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो है तबादला किया जा सकता है? तो सबसे पहले तो आपको आर्टिकल बताना होना चाहिए कि हाई कोर्ट के जो आर्टिकल है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। 214 से लेके 232 तक। तो सारे आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए, कोई भी आपसे जो है एग्जामिनर एग्जाम में पूछ सकता है। आर्टिकल्स हो गए, शेड्यूल्स हो गए, आपके अमेंडमेंट्स हो गए, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें जो आपको पता होनी ही चाहिए। बाकी ये लेवल थोड़ा, जो क्वेश्चन का लेवल है ये थोड़ा अच्छा है कि जो हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर करने वाला आर्टिकल कौन सा है। तो सिंपली अगर आपसे हाई कोर्ट वाला पूछा होता तो आप 214 बोल ही देते हैं, मगर यहाँ ट्रांसफर करने वाला पूछा है। तो 220 है, 21 है, 22 है, 23 है। तो बताइए कौन से आर्टिकल से जो जज होते हैं हाई कोर्ट के उनका ट्रांसफर किया जाता है। तो सेवंथ का राइट आंसर क्या है? सेवंथ का जो राइट आंसर है वो आर्टिकल 222। आर्टिकल 222 के अंडर जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं दूसरे कोर्ट में। सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। एट्थ है, to be recognized as national party in India, a party must have secured in the previous election at least। तो भारत में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक पार्टी को कम से कम पिछले चुनाव में सुरक्षित होना चाहिए। तो कितने % वोट उन्हें जो है वो लेने चाहिए तभी वो एक नेशनल पार्टी बन सकते हैं। तो ऑप्शन क्या दिए? 10% ऑफ द वैलिड वोट्स इन 4 और मोर स्टेट्स, 4% ऑफ वैलिड वोट इन 4 और मोर स्टेट्स, 15% ऑफ वैलिड वोट्स इन 2 स्टेट्स, या नन ऑफ द अबव। तो बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा? एक जो पार्टी है उसे नेशनल पार्टी बनने के लिए कितने % वोट हैं वो सिक्योर करने पड़ेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नन ऑफ द अबव। क्योंकि अगर एक नेशनल पार्टी बन रहा है तो 4 की जगह उसे 6, ठीक है, 6% जो वैलिड वोट है वो लेने होंगे कितने? 4 और मोर स्टेट्स में, तभी वो एक नेशनल पार्टी बन सकती है। तो यहाँ तो हमें कोई भी ऑप्शन ऐसा दिया नहीं था जिसमें 6% हो। तो 8 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। चलिए 9 देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजनीतिक दल बनाने का अधिकार प्रदान करता है? तो बताइए कौन सा आर्टिकल है ऐसा? 132, 111, आर्टिकल 32, या नन ऑफ दीस? तो बताइए नाइन्थ का राइट आंसर क्या है? नाइन्थ का जो राइट आंसर है नन ऑफ दीस, यानी इनमें से कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जो एक पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने का जो राइट है वो दिया जाता है। तो इनमें से कोई भी आर्टिकल में जो है किसी भी पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी जो है फॉर्म करने का वो राइट नहीं दिया जाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10th है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड द अबॉलिशन ऑफ IAS, IPS एंड अदर ऑल इंडिया सर्विसेज? तो कहना चाहता है निम्न में से किसने जो IAS है, आपकी IPS हो गए, या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज है, उनको समाप्त करने का जो है वो सिफारिश दी थी? तो कौन सी कमीशन ने दी थी? सरकारिया कमीशन ने, राजा मनर कमीशन ने, पूंची कमीशन ने, अशोक मेहता कमीशन ने? तो ये कमीशन भी आपको सारी पता होनी चाहिए, इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आपकी अशोक मेहता कमीशन है, ये आपकी जो है पंचायती राज से रिलेटेड हो गई। सरकारी कमीशन है, ये किससे रिलेटेड थी? ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन से आपकी जो है वो कनेक्टेड थी। तो आपके दो ही ऑप्शन बचते, तो ऐसे करके आप जो है ऑप्शन उन्हें एलिमिनेट भी कर सकते हो, अगर आपको तुक्का भी लगाना है कि हाँ राजा मन्नर या पूंची में से ही कोई एक होगी। तो 10th का राइट आंसर क्या है? 10th का जो राइट आंसर है वो है राजा मन्नर कमीशन। जो आपकी राजा मन्नर कमीशन है, इसने क्या सिफारिश की थी? इसने सिफारिश की थी जो IAS है, आपके IPS है और ऑल इंडिया सर्विसेज है, इन्हें खत्म कर देना चाहिए। तो 10th का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। और आपके हाई लेवल के क्वेश्चन में ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ें तो पता होती नहीं है, तो कभी कभार एलिमिनेशन मेथड है उसे यूज़ करना ही पड़ता है, तभी आप आंसर फाइंड कर पाओगे, क्योंकि सब कुछ तो किसी को ही पता होता है, गलतियां तो इंसान से होती है। 11th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग द बलवंत राय मेहता कमेटी? अब आपकी जो बलवंत राय मेहता कमेटी है किससे? ये भी पंचायती राज से रिलेटेड है। तो ऑप्शन देखोगे आपको पंचायती राज से रिलेटेड ही ऑप्शन इसमें देखने मिलने वाले हैं। तो पढ़ लेते हैं ऑप्शन क्या क्या हमें दे रखे, फिर हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो पहला है रिकमेंडेड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। हाँ जी, ये तो इसने रिकमेंड किया ही था। फिर है देयर शुड बी डायरेक्ट इलेक्शंस फॉर पंचायत समिति, ये रिकमेंड नहीं किया था जो बलवंत राय मेहता कमेटी है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, हाँ भी ये भी इन्होंने रिकमेंड किया था। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी DC जो है वो चेयरमैन होना चाहिए जिला परिषद का, हाँ ये भी इसने रिकमेंड किया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका 1, 3 और 4, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 11th क्वेश्चन का। जो आपकी 3 ये दिए हुए हैं, रिकमेंडेड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, ये भी इन्होंने रिकमेंड किया। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन भी रिकमेंड किया, और जिला परिषद जो
होंगे उनमें हेड कौन होगा, वो होगा डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये भी इन्होंने रिकमेंड किया। बाकी जो डायरेक्ट इलेक्शन होनी चाहिए पंचायत समिति की, इन्होंने रिकमेंड नहीं किया था। तो जो कमेटी और कमीशंस होती हैं, इनका सारा आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। 12th है, हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते। अब आपको पता है जो प्रेसिडेंट है उसके लिए इनडायरेक्ट जो है इलेक्शन होते हैं, तो उन इनडायरेक्ट इलेक्शन में कौन पार्ट लेता है। हम जो होते हैं नागरिक वो डायरेक्टली पार्ट नहीं लेते, हमारे द्वारा जो इलेक्ट किए गए होते हैं एमएलए वो सब पार्ट लेते हैं। आपको पता नहीं कौन कौन उसमें होते हैं जो पार्ट लेते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, एक बार ऑप्शन हम सारे रीड कर लेते हैं, हमें ऑप्शन क्या दिए। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, हाँ जी ये पार्ट लेते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ये भी पार्ट लेते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये भी पार्ट लेते हैं। जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं ये पार्ट नहीं लेते। जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये सभी स्टेट्स में होती भी नहीं, कुछ कुछ स्टेट में होती है बाइकैमरल। तो आपकी जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये पार्ट नहीं लेती जो आपके प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं उसमें। बाकी लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट की जो असेंबलीज है, जैसे हिमाचल प्रदेश में 68 असेंबली सीट्स है तो वो पार्ट लेंगे, और स्टेट्स के भी असेंबली सीट्स वाले पार्ट लेंगे, लोकसभा वाले लेंगे, राज्यसभा वाले लेंगे, मगर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले होते हैं वो पार्ट नहीं लेंगे। हिमाचल में तो वैसे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है ही नहीं। हिमाचल में सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर महीने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को फीस भी देते हो, फिर भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो अपना पैसा और समय बर्बाद मत करो। हमने यानी एचपी एग्जाम फेयर्स ने इन्फिनिटी बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स को तब तक पढ़ाते हैं जब तक कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई ना कर ले। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, जब तक आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, पुलिस, पटवारी, क्लर्क, जोआईटी जैसा एग्जाम क्वालिफाई ना कर लो, हम आपको तब तक लाइफ टाइम कोचिंग देंगे, वो भी बिल्कुल मिनिमम फीस के साथ। कोर्स में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी जूम ऐप के थ्रू, जिसमें आप अपना माइक ऑन करके लाइव क्लासेस में ही टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही 200 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, जिसमें हमने एग्जाम का सारा सिलेबस कवर कर रखा है, सभी एग्जाम का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर और भी बहुत कुछ। हमारे टीचर्स आपको एग्जाम स्पेसिफिक अप्रोच के साथ एग्जाम को क्रैक करने की सही स्ट्रैटेजी बताएंगे। कोर्स की डिटेल्स के लिए या बैच ज्वाइन करने के लिए 8628962880 पर अभी व्हाट्सएप करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। द राज्यसभा कैन डिले द पैसेज ऑफ मनी बिल फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो जो राज्यसभा है वो धन विधेयक जो पारित होता है उसको अधिकतम कितने समय तक जो है वो रोक के रख सकती है। तो 1 वीक तक रोक सकती है, 2 वीक तक, 1 मंथ तक, या इंडेफिनेटली। तो वैसे तो जो मनी बिल है उसमें राज्यसभा का ज़्यादा कुछ जोर चलता नहीं है, उसमें लोकसभा का ही मेन रोल रहता है। तो बताइए जो राज्यसभा है वो कितने टाइम तक मनी बिल को रोक के रख सकती है। 13 का जो राइट आंसर है वो है 2 वीक्स। तो अगर उन्हें कोई भी अपनी सिफारिशें देनी होगी वो टू वीक्स में दे दे, मगर 2 वीक्स से ज़्यादा वो उसे रोक नहीं सकती। बाकी लोकसभा के ऊपर है कि उनकी सिफारिश जो होगी वो सुननी है या नहीं है, क्योंकि सारा जो जोर चलता है मनी बिल में वो लोकसभा का चलता है, राज्यसभा का कोई भी ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहता ही नहीं है। तो 2 हफ्ते तक मैक्सिमम रोक सकती है मनी बिल को राज्यसभा। 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 14th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ऑफिस हेल्ड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो आपको पता ही है जो स्पीकर होता है लोकसभा का, उसमें सबसे पहले जो नाम है वो सबको पता था कि मावलंकर थे, वो पहले हमारे लोकसभा स्पीकर बने थे। अब यहाँ पर आपको 4 नाम दिए, आपको सही क्रम में बताना है कि इसके बाद कौन आया, इसके बाद कौन आया। तो मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर ही बता देता हूँ। 14 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, जो आपके मालविंकर थे, ये सबको पता है, फर्स्ट जो स्पीकर थे लोकसभा के। उसके बाद सरदार हुकुम सिंह आए, फिर नीलम संजीवा रेड्डी, और लास्ट में जो आपकी सुमृता महाजन। वैसे तो कई सारे रह गए मगर ये इनका जो सीक्वेंस है वो सही है। नहीं, मालविंकर के बाद हुकुम सिंह, फिर संजीवा रेड्डी, फिर सुमृता महाजन। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो क्वेश्चन का लेवल कभी कभार अच्छा भी रख लेते हैं, ऐसे नहीं कि हाँ इजी क्वेश्चन पूछेंगे। पॉलिटी जो है वो सब्जेक्ट आपका इजी है, अगर मैं कहूँ पॉलिटी में आप अच्छे नंबर ले सकते हो। अगर एक भी बुक आप अच्छी सी फॉलो करते हो, जैसे लूसेंट की भी करोगे, तो मैक्सिमम चीज़ें आपकी वहाँ से कवर हो जाएगी। और पॉलिटी में मैंने देखा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स अच्छे नंबर ही लेते हैं। बाकी सब्जेक्ट में चाहे उनके हाथ थोड़े ढीले हों, और पॉलिटी में कभी भी हाथ ढीला नहीं होता। तो आपकी अमेंडमेंट्स होगी, आर्टिकल हो गई, जो आपकी कमीशंस होगी, सारा कुछ आपको पढ़ना है। ये बेसिक सी चीज़ें ये तो एग्जाम में आती है। 15th है, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट कमेटी ऑफ द लोकसभा। अब आपको बताना है लोकसभा की जो सबसे बड़ी समिति है वो कौन सी है। तो बताइए कौन सी है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, एस्टिमेट्स कमेटी, या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगर आपने एग्जाम्स कोई भी कॉम्पिटिटिव दिए होंगे तो वहाँ पर आपने कहीं ना कहीं ये वाला क्वेश्चन जरूर देखा होगा कि लोकसभा की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है। तो वो होती है एस्टिमेट्स कमेटी। इसमें कितने मेंबर होते हैं, इसमें 30 मेंबर होते हैं, और ये सबसे बड़ी कमेटी है लोकसभा की। 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है, उसे ज्वाइन कर लेना। ऑलरेडी 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलता है। कोई भी एग्जाम अगर हिमाचल प्रदेश में आता है उसकी लेटेस्ट अपडेट मिल जाती है किसी ना किसी वे में। हम जो अपने स्टूडेंट्स से उनकी हेल्प करते रहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल में ज़रूर जुड़ जाना। बाकी क्वेश्चन को देखते हैं। 16, द वोटिंग एज ऑफ इंडिया वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
तो कहना चाहता है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में जो मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो आप अभी देख सकते हो जो वोटिंग का राइट है वो 18 साल के बाद मिल जाता है। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले 21 साल था मिनिमम जो एज थी, अब 18 हो गई है। तो आपको बताना है ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी जिससे जो एज है वो रिड्यूस करके 18 कर दी गई थी। तो 61st अमेंडमेंट है, 65th अमेंडमेंट है, 71st अमेंडमेंट या 73rd अमेंडमेंट। तो 73rd तो अगर आपको पता होगा पंचायती राज से रिलेटेड है, तो ऐसी कट गई आपकी। तो तीनों में से कोई एक आपका आंसर होगा, बाकी ये तो इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है, मैक्सिमम बुक्स में आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। 16 का राइट आंसर क्या है? 16 का जो राइट आंसर है वो है 61st अमेंडमेंट। ठीक है, जो 61st अमेंडमेंट हुई थी इससे जो वोटिंग एज है ये रिड्यूस करके कितनी 21 से 18 कर दी गई थी। 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17th है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। तो मैंने आपको बताया कंकरेंट लिस्ट होती है उसमें जो है स्टेट है वो भी लॉ बना सकती है और जो यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो भी लॉ बना सकती है। तो बताइए कंकरेंट लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट नहीं आता? मैरिज, डाइवोर्स, प्राइस कंट्रोल या एग्रीकल्चर। तो 17th का राइट आंसर क्या है? 17th का जो राइट आंसर है वो है एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर है ये किस में आता है? ये स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है, कंकरेंट लिस्ट में नहीं आता। 17th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18। मैच पॉलिटिकल पार्टीज विद देयर इलेक्शन सिंबल एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। तो आपको अब ये मैच करना है कि कौन सी पार्टी का कौन सा सिंबल है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ बीजेपी का क्या है, बीजेपी सबको पता है क्या है, लोटस। आपकी आम आदमी पार्टी है उसका क्या है, झाड़ू जैसा ब्रूम हो गया। तो फर्स्ट का क्या होना चाहिए? फर्स्ट का आपका थर्ड होना चाहिए, और थर्ड का क्या होना चाहिए? थर्ड का आपका फोर्थ होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ होना चाहिए। अब आपके देख लेते हैं फर्स्ट और थर्ड का है। फर्स्ट का थर्ड यहाँ पर भी दिया है, फर्स्ट का थर्ड यहाँ पर भी दिया है और यहाँ पर भी दिया है। अब फर्स्ट जो आपकी थर्ड है उसका फोर्थ का दिया है यहाँ पर और यहाँ पर। तो बी और सी में से एक आपका आंसर होगा। अगर बाकी आपको नहीं भी पता होगी तो आप ऐसे थोड़ा तुक्का लगा सकते हो। बाकी मैं आपको बता दूँ जो MNS है क्या है, ये महाराष्ट्र निर्माण जो आपकी नव निर्माण सेना है उस वो है। इसका लोगो क्या है? रेल इंजन। तो MNS का जो रेल इंजन सिंबल है तो सेकंड का फर्स्ट होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19th है द वर्ड सोशलिस्ट वॉज इंसर्टेड इन द प्रियम्बल बाय द। तो जो समाजवादी शब्द है ये हमारी जो प्रस्तावना है उसमें ऐड किया गया था, कौन सी अमेंडमेंट से ऐड किया गया था? आपसे सिंपली ये पूछ रहा है। तो 42nd अमेंडमेंट, 36th अमेंडमेंट, 16th अमेंडमेंट या 44th अमेंडमेंट। तो 19th का राइट आंसर क्या है? 19th का जो राइट आंसर है वो है 42nd अमेंडमेंट। मैंने आपको बोला भी था जो 42nd अमेंडमेंट है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसमें जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड की गई थी, इसमें वर्ड ऐड किए गए थे हमारे प्रियम्बल में, जैसे सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, इंटीग्रिटी होगी। तो जो सोशलिस्ट वर्ड था ये किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ था? 46 अमेंडमेंट। ये हुई कब थी? 1976। तो ये भी मैंने आपको बताया था। तो 19th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The residuary power, the power to legislate with respect to any matter not enumerated in any one of these three lists is given to। तो सीधा सीधा आपको बताता हूँ बोलना क्या चाहता है इसमें। जो आपकी तीन लिस्ट होती है, कौन कौन सी लिस्ट होती है? स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट लॉ बनाती है, एक होती है यूनियन लिस्ट जिसमें यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और एक होती है कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट में स्टेट भी बना सकती है और यूनियन भी बना सकती है। तो अगर कोई सब्जेक्ट हो जो स्टेट लिस्ट में भी ना आए, ना ही यूनियन लिस्ट में आए, ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में आए, तो उस पर लॉ कौन बना सकता है? तो बताइए कौन बना सकता है? स्टेट बना सकती है, यूनियन, सुप्रीम कोर्ट या प्रेसिडेंट। तो 20 का राइट आंसर क्या? 20 का जो राइट आंसर है वो है यूनियन। यानी जो यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉ बना सकती है उस सब्जेक्ट में जो आपके स्टेट में भी नहीं आ रहे, ना यूनियन लिस्ट में आ रहे, ना ही कंकरेंट लिस्ट में आ रहे। तो ऐसा कोई अगर सब्जेक्ट होगा तो उस पर लॉ कौन बनाएगा? उसमें यूनियन गवर्नमेंट का लॉ ही चलेगा। 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 21 है विच लीडर वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कमेटी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कमेटी थे उसके मेंबर कौन नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, BR अम्बेडकर तो थे, BL मिल्टर भी थे, मोहम्मद सुदुल्ला भी थे। तो इसका राइट आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कमेटी थी उसके मेंबर नहीं थे। बाकी आपके तीनों मिलेंगे, 7 उसके मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कमेटी के, तो उनके नाम आपको पता होना चाहिए। 21 का जो राइट आंसर वो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द गवर्नर। तो इनमें से कौन सा अधिकारी है जिसे राज्यपाल अपने पद से हटा सकते हैं? तो बताइए किसे हटा सकते हैं? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या मेंबर ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो आपके जो मेंबर ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होते हैं इन्हें कौन हटाते हैं? इन्हें प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है इन्हें भी प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। जो आपके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है ये ऐसे हटते हैं जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट का जज हटेगा वैसे हटते हैं। तो डायरेक्ट पावर किसके पास होती है? ये गवर्नर के पास यही पावर होती है कि जो आपके एडवोकेट जनरल है इसी को हटा सकते हैं, बाकी तीनों में से किसी को वो हटा नहीं सकते। तो गवर्नर अपने ऑफिस से किसे हटा सकता है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को ही, बाकी तीनों को नहीं हटा सकते। 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 23 है Justice Deepak Mishra has been instrumental in the creation of public interest
लिटिगेशन, जस्टिस रंजन गोगोई ज्वाइंड जो राज्यसभा आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये तो सबको पता है। जो रंजन गोगोई थे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ये आपके चीफ जस्टिस थे, बाद में इन्होंने क्या किया था, राज्यसभा ज्वाइन कर ली थी, तो ये तो आपका सही है। जस्टिस पी एन भगवती इंट्रोड्यूस PIL, हाँ जी ये भी सही है। जस्टिस VK कृष्णा अय्यर रिजाइन बिफोर टाइम, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है 2 एंड 3, ऑप्शन 2 एंड 3, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यानी जो रंजन गोगोई थे ये चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा ज्वाइन की थी, और PN भगवती जो थे इन्होंने PIL थी जो आपकी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है उसको जो है आपका इंट्रोड्यूस किया था। तो 23 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 24th है, पार्ट 9 हैज बीन क्रिएटेड आफ्टर द पासिंग ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हाँ जी ये भी ठीक है। जो आपकी पार्ट 9 है इसमें पंचायती राज आता है, 9A में क्या आता है, म्यूनसिपैलिटी आती है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किए थे। बाकी आपका 10th है ये 73rd, ये रॉन्ग है आपका, क्योंकि 73rd से कौन सा पार्ट 9 ऐड हुआ था, और 74th से पार्ट 9 है, तो थर्ड और फोर्थ तो आपकी गलत होगी, इसका राइट आंसर 1 एंड 2 है। तो बेसिक्स है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन सबको पता थी, पंचायती राज से रिलेटेड थी, 74th थी वो म्यूनसिपैलिटीज उनसे रिलेटेड थी। तो फर्स्ट और सेकंड इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, बाकी जो आपके ऑप्शन है वो गलत हैं। 25th है, फर्स्ट अमेंडमेंट, तो फर्स्ट अमेंडमेंट तो थी, उससे क्या हुआ था, उससे आपका जो 9th शेड्यूल है वो ऐड हुआ था 1951 में। फिर आपकी 86th अमेंडमेंट बोल रहा है, इससे राइट टू एजुकेशन ऐड हुआ था। 44th अमेंडमेंट से जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसे रिमूव किया गया था। 103rd अमेंडमेंट से क्या होता है, रिजर्वेशन ऑफ EWS। तो 25th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो बेसिक सी चीज़ें मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं वो तो ईजिली इन क्वेश्चन का आंसर सही दे रहे होंगे। 26th है, अब आपके ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, तभी मैं आपको ना HPPSC में क्या होता है, ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, ऐसे नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा और आपके ऑप्शन होंगे, इसमें आपको मैच द फॉलोइंग करने होंगे, कौन से स्टेटमेंट सही है, कुछ स्टेटमेंट्स दे देगा। तो लेंथी क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ टू द पॉइंट ही आंसर पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आपका बोल रखा है जैसे आर्टिकल 243D, तो ये किससे रिलेटेड है, ये आपकी पंचायती राज, जो आर्टिकल 243 है ये किससे रिलेटेड था, पंचायती राज से, तो डी वाला भी इसी से है। तो ये तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा। अब आर्टिकल आपका 330 है, तो 330 किससे रिलेटेड है, जो 330 है आपका ये रिलेटेड है लोकसभा सीट्स से, तो लोकसभा सीट से रिलेटेड है। तो ऑप्शन देख लीजिए, आपके ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। 26 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो ये सारे आप मैच कर लेना, 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। तो मैं आपको एक बार सारे ऑप्शन भी बता देता हूँ कौन सा किसका आंसर है, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो 26 में जो फर्स्ट का है, ए का थर्ड है, आर्टिकल 15 जो ये आपका दिया हुआ है 15 और 16 ये किससे, अदर बैकवर्ड क्लासेस है। फिर 15 16 में जो 6 और 6 पार्ट दिए ये किससे रिलेटेड है, ये आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से। और आपका फिर इसके बाद आता है आर्टिकल 243 ये आपको पंचायती राज से, और आर्टिकल 330 ये लोकसभा सीट्स थे। तो ये आपके ऐसे मैच हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डू नॉट हैव अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो मैंने आपको बताया एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और एक काउंसिल होती है। तो हमारे हिमाचल में तो असेंबली है, तो हमारे में तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर नहीं है, जिसमें दोनों होगी उसे बोलते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो जम्मू कश्मीर में क्या बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, हाँ जी है। तेलंगाना में भी है, कर्नाटका में भी है, वेस्ट बंगाल में नहीं है। जो वेस्ट बंगाल है उसमें आपको लेजिस्लेटिव असेंबली ही देखने को मिलेगी। तो 27 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 है, अंडर विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। तो इसमें सिंपली कह रहा है जो आपका ट्राइबल लैंड है वो प्राइवेट पार्टीज को माइनिंग के लिए नहीं दिया जा सकता। ये किस शेड्यूल में दिया है, अब जैसे आपका थर्ड शेड्यूल है ये किससे आपकी ओथ से रिलेटेड है। फिफ्थ शेड्यूल आपका ट्राइबल से रिलेटेड है, इसमें आपकी मेघालय आ गई, असम आ गई, त्रिपुरा आ गई, मिजोरम आ गई। तो ये आपका राइट आंसर है। फिफ्थ शेड्यूल में ये बोला गया जो ट्राइबल लैंड है ये प्राइवेट पार्टीज को माइनिंग के लिए नहीं दिया जा सकता। 9th शेड्यूल हो गया, 12th शेड्यूल हो गया, तो इनमें ये चीज़ें नहीं बोल रखी फिफ्थ शेड्यूल में। तो आपको बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हाँ किस शेड्यूल में क्या चीज़ बात की गई। तो ट्राइबल जो लैंड है उससे रिलेटेड किस में फिफ्थ शेड्यूल में ही बात हुई है, तो इसका राइट आंसर फिफ्थ शेड्यूल ही है। 29 है, राज्यसभा कैन डिले द फाइनेंस बिल सेंट फॉर द कंसिडरेशन बाय द लोकसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो जो राज्यसभा है वो आपका जो फाइनेंशियल बिल है उसे कितने समय तक रोक सकता है। तो सिंपली ये पूछ रहा है। तो जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था, पहले था मनी बिल, तो मनी बिल को तो 14 दिन तक ही जो है वो राज्यसभा रोक सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रोक सकता। अब बोल रहा है जो फाइनेंशियल बिल है उसे कितने टाइम तक जो है वो रोक सकता है, 14 दिन, 15 दिन, 1 महीना या 6 महीने। तो बताइए 29 का राइट आंसर क्या है। 29 का जो राइट आंसर है वो है 6 महीने। तो जो फाइनेंशियल बिल्स होते हैं उसे जो वो राज्यसभा है वो कितने टाइम तक रोक सकता है, 6 दिन, 6 महीने तक। और अगर आपका मनी बिल होता तो मनी बिल को 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकता। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 30 है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज अ।
तो जो आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, पब्लिक प्राइवेट बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है? जिसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र होता है। तो नेशनल ह्यूमन राइट जो कमीशन है उसका जिक्र नहीं है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। 30 का राइट आंसर क्या है? 30 का जो राइट आंसर है वो है स्टैट्यूटरी बॉडी। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, सेटअप बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट ने सेटअप की होती है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 31 है मैच लिस्ट विथ मैच, आप जो लिस्ट हुआ है उसके साथ आपको मिलाना है। तो देख लेते हैं। अब इसमें आपको आर्टिकल बताएं किस आर्टिकल में कौन सी बात की गई। तो अभी मैं आपको बोलूँ आर्टिकल आपको सारे ही पता होने चाहिए, चाहे कोई भी आर्टिकल हो। जैसे आपका पहला कौन सा है आपका आर्टिकल 40। ठीक है, जो विलेज पंचायत है किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 40 से रिलेटेड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये आर्टिकल 44 से रिलेटेड है। आपका एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आर्टिकल 48 से रिलेटेड है। और सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये आर्टिकल 50 से आपका रिलेटेड है। तो सारे आर्टिकल्स आपको बताना चाहिए किस आर्टिकल में किस चीज़ की बात की गई है। तो क्वेश्चन में आपको अगर लेंथी क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे सॉल्व करने। 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिस्ट्रिक्टेड द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो कितने होंगे? वो बस 15% होंगे जो भी टोटल मेंबर होंगे लोकसभा के। तो ये जो अमेंडमेंट हुई थी किससे हुई थी कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, इससे ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होने चाहिए। तो कौन सी अमेंडमेंट थी? 89th अमेंडमेंट 2001, 19th अमेंडमेंट 2002, 91st अमेंडमेंट 2003 या 93rd अमेंडमेंट 2003। तो बताइए 32 का राइट आंसर क्या है? 32 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। तो इससे क्या हुआ था, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ को जो है वो रोक दिया गया था कि 15% ही होंगे, लोकसभा के जितने भी मेंबर होंगे उसके 15% जो होंगे वही बन पाएंगे कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये कौन सी अमेंडमेंट से होता है? 91st अमेंडमेंट 2003 से। 33rd है फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 हैज़ बीन इम्पोज्ड इन इंडिया इन द ईयर। तो अनुच्छेद 360 के अंडर आपको पता है कौन सी इमरजेंसी लगती है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। जैसे 356 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगती है, 352 में कौन सी लगती है? आपकी नेशनल इमरजेंसी लगती है। वैसे 360 में क्या लगती है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये हिमाचल जो आपका इंडिया है उसमें कब लगी थी? 1962 में, 1965 में, 1971 में या नन ऑफ द अबव में? तो 33 का राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है नन ऑफ द अबव। यानी जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्तीय आपातकाल है, ये आज तक जो है इंडिया पे नहीं लगा है। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज है। 34th है इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट गिव द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सर्वोच्च न्यायालय ने किस जो विवाद था उस पर बोला था कि मूल संरचना का सिद्धांत है। तो बताइए कौन सा विवाद था जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर बताया था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट ने? तो केशवनंदा भारती केस, गोलकनाथ केस, इंदिरा सोनाई केस, सनकारी प्रसाद केस। तो बताइए 34 का राइट आंसर क्या है? 34 का जो राइट आंसर है वो है केशवानंदा भारती केस। तो इसमें क्या होता, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे बोला गया था जो सुप्रीम कोर्ट ने कि कॉन्स्टिट्यूशन कुड बी अमेंडेड बट नॉट द फंडामेंटल स्ट्रक्चर। तो यानी कॉन्स्टिट्यूशन को तो हम अमेंड कर सकते हैं मगर जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसका उसे अमेंड नहीं किया जा सकता। तो कौन से केस में बोला था? केशवानंदा भारती केस में, यानी बेसिक स्ट्रक्चर बताया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। चलिए 35 देखते हैं। 35 है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो फिर से आपको जो लिस्ट 1 है उसे लिस्ट 2 से मिलाना है। अब इसमें भी आपको पंचायती राज कमेटीज़ दी है, आपको पता नहीं कौन सी ईयर में ये हुई थी यानी गठित की गई थी। तो जैसे कि आपकी एच हनुमान राव कमेटी, अब आपको बताना है ये कौन से ईयर में हुई थी। तो फर्स्ट का क्या है, ये आपकी हुई थी 1984 में। एच हनुमान राय कमेटी की हुई थी, ये हुई थी 1984 में। फिर वी.के. राव कब हुई थी? 1985 में। अशोक मेहता तो एक फेमस है, ये हुई थी 1978 में। और आपकी फिर कौन सी बच्ची? एम सिंघवी, ये हुई थी 1986 में। तो पंचायती राज कमेटी कब गठित हुई थी ये ईयर बताने थे आपको। तो इस तरह आपको बस आंसर फाइंड करने। तो तभी मैंने आपको बोला था जो कमिटीज़ होती है ये भी इंपॉर्टेंट होती है, कमीशंस हो गए, कमेटी होगी, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो आपको बताया निम्न से कौन जो है भारत में चुनाव सुधारों के संबंधित नहीं था। तो बताइए कौन नहीं था? तुर्कंडे कमेटी, इसमें जो आपको कमेटी बताइए, तुर्कंडे कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी, एन वोरा कमेटी या इंद्रजीत गुप्ता कमेटी। तो 36 का राइट आंसर क्या है? 36 का जो राइट आंसर है वो है एन वोरा कमेटी। जो एन वोरा कमेटी है ये किससे रिलेटेड थी? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से रिलेटेड थी। बाकी आपके तुर्कंडे कमेटी होगी, दिनेश गोस्वामी कमेटी होगी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी किससे? ये इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है तीनों। एन वोरा किससे? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से रिलेटेड थी। 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो आपको बताना है इनमें से स्टैट्यूटरी बॉडीज कौन सी हैं।
तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, रेलवे बोर्ड भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, और एटॉमिक एनर्जी है ये भी आपकी जो है एनर्जी कमीशन ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस कमीशन है ये क्या है, ये आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बाकी तीनों आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो 37 का राइट आंसर क्या है, 37 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, 1, 3 और 4 क्या है, ये स्टैट्यूटरी है। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 38 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फीचर ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो प्रीएम्बल है उसमें आपको वर्ड्स बताने किस तरह से लिखे हुए हैं, आपको जो सीक्वेंस है राइट सीक्वेंस बताना है। 38 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो हमारे जो सीक्वेंस है प्रीएम्बल में ये देख रखा है, जैसे आपको बताया मैंने, सोशलिस्ट हो गया, ये वर्ड आपके 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुए थे। पहले तो सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोलते थे इंडिया को, फिर सेकुलर इसमें ऐड हुआ, सॉरी सोशलिस्ट इसमें ऐड हुआ, फिर आपके इंटीग्रिटी, वो सब इसमें 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुए थे। और उसके बाद जो आपके सीक्वेंस था वो क्या था, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये आपका सीक्वेंस है प्रीएम्बल में। तो ये सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, मैं अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं डाल रहा, तो आप लेवल देख सकते हो क्वेश्चन कैसे इसमें पूछे जा रहे हैं। और ऐसा है जो क्वालिटी अच्छे से पढ़ते हैं वो तो इजीली आंसर दे रहे होंगे, बाकी जो बिगनर होंगे उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी पॉलिटी में इतनी आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक भी अच्छी सी बुक अगर आप फॉलो करोगे तो उससे आपकी पॉलिटी कवर हो जाएगी। 39 है, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट। तो कार्यालय के दौरान आपको बताना है किसके खिलाफ जो है जो आपराधिक कार्रवाई है वो शुरू नहीं की जा सकती। तो बताइए किसके खिलाफ नहीं की जा सकती, तो आपको डायरेक्टली आंसर ही बताता हूँ। 39 का राइट आंसर है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तो जो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर है इनके खिलाफ कोई भी जो आपकी आपराधिक जो कार्रवाई है वो नहीं की जा सकती जब वो टर्म ऑफ ऑफिस में, यानी वो अपने कार्यकाल में होंगे। यानी कि अगर इंडिया के जो प्रेसिडेंट है अभी प्रेसिडेंट है तो उनके खिलाफ कोई भी जो है आपराधिक जो है वो कार्रवाई नहीं की जा सकती। वैसे ही स्टेट में गवर्नर होता है तो उनके खिलाफ भी नहीं की जा सकती। 39 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। 40 है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू डिक्लेयर अ कास्ट और ट्राइब एज शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। तो इनमें में से किसके पास जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति होती है। जैसे कि अगर आपने हिमाचल प्रदेश में देखा होगा, हट्टी ट्राइब थी, वो कहाँ थी, वो सिरमौर में थी। तो उसे किसने घोषित किया कि, यानी किसके पास ये पावर थी कि उसे घोषित करे कि ये ट्राइब है। पहले ट्राइब का दर्जा उन्हें नहीं दिया जाता, तो हट्टी ट्राइब को ट्राइब का दर्जा दिया गया। वो पावर किसके पास होती है, तो ऑप्शन देखते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, होम मिनिस्टर या चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ एससी और एसटी। तो 40 का राइट आंसर क्या है, 40 का जो राइट आंसर है वो है प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास ये पावर होती है, उनके पास ये पावर होती है कि कोई भी जो आपकी ट्राइब है उस ट्राइब या आपके शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल आपकी ट्राइब है, एसटी है एससी का जो दर्जा है वो दिया जाए। ठीक है, कोई भी आपकी कैटेगरी होगी उसको एसटी है एससी का जो दर्जा है वो किसके पास पावर होती है, उस प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 41 है, हु अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइंस द एरिया ऑफ द लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। तो आपको बताना है किसके पास ये पावर होती है, जो आपका लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका जो एरिया है वो कितना होगा। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन, जैसे कोई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है मंडी वाली है तो उसमें कितना एरिया आएगा, कौन कौन सी जगह आएंगी। जैसे हिमाचल प्रदेश में 4 ही आपकी लोकसभा सीटें, तो मंडी में आपकी और भी जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी आधी कवर होती है। तो वैसे आपको बताइए ये एरिया जो डिफाइन करते हैं कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करता है, इलेक्शन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन या सेंसस कमीशन। तो 41 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है डिलिमिटेशन कमीशन। तो जो डिलिमिटेशन कमीशन होती है ये डिफाइन करती है कि एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना एरिया आएगा फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 42 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल इंडिया सर्विसेज। तो आपको बताना है इनमें से ऑल इंडिया सर्विसेज कौन सी है। तो इंडियन पुलिस सर्विसेज, हाँ इंडियन पुलिस सर्विस तो ऑल इंडिया सर्विस है, आपकी कहीं पर भी जॉब लग सकती है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज ये भी ऑल इंडिया सर्विसेज, आपकी कहीं पर भी जॉब लग सकती है पूरे भारत में। बाकी फॉरेन सर्विसेज और रेवेन्यू सर्विस ये आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं होती। तो इसका राइट आंसर क्या है, 1 और 3। 47 का जो राइट आंसर है वो है 1 एंड 3। ऑल इंडिया सर्विसेज कौन सी है, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडिया फॉरेस्ट सर्विसेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत। तो आपको बताना है जो न्याय पंचायत है वो किसने रिकमेंड किया था, कौन कौन सी कमिटीज़ ने रिकमेंड किया था कि न्याय पंचायत होनी चाहिए। तो 42 का राइट आंसर है अशोक मेहता कमेटी और LM सिंघवी कमेटी। इन दोनों कमेटी ने ही ये रिकमेंड किया था कि न्याय पंचायत होनी चाहिए। तो आपका 43 का राइट आंसर ऑप्शन 1 एंड 2 राइट आंसर है। अशोक मेहता कमेटी और LM सिंघवी कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि जो आपकी न्याय पंचायत है वो होनी चाहिए। 44th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू BR अम्बेडकर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू रिमेन अ डेड लेटर। तो जो BR अम्बेडकर थे उनके अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो एक डेड लेटर ही रहने वाला था, यानी कभी भी यूज़ नहीं होने वाला था। आर्टिकल 360, 356, 352 या आर्टिकल 32।
तो 44th का राइट आंसर क्या है? 44th का जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 356। तो आर्टिकल 356 किस रिलेटेड है? कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपकी इमरजेंसी है, और बी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी नहीं होने वाली, क्योंकि बहुत ही आपको पता है इतनी सारी कंट्रीज में गए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, हर जगह से अच्छी अच्छी चीज़ें लेके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ली, तो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो इमरजेंसी है वो इंडिया में नहीं लग सकती। तो उनके अकॉर्डिंग जो ये एक डेड लेटर था। तो 44th का राइट आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 356। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45th है द टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं यानी मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है? सिंपली ये पूछ रहा है 5 ईयर्स, 5 साल और 65 ईयर जो पहले हो जाए, या 6 साल या 65 ईयर जो पहले हो जाए, या 6 साल या 70 ईयर। तो 45 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है 6 साल या 65 ईयर। इनमें से जो भी पहले हो जाएगा उसने टाइम में उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। या तो पहले उनका 6 साल कार्यकाल हो गया तो उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी, या अगर उनकी 65 ईयर पहले हो गई तो उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए 46 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन कमिटी हैज़ रिकमेंडेड दैट देयर शुड बी मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज। तो किस आयोग या समिति ने ये सिफारिश की थी कि पंचायती राज मंत्री होना चाहिए? तो बताइए किसने की थी? अशोक मेहता कमेटी, एल.एम. सिंघवी कमेटी, जीवी.के. राव कमेटी, या सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन। तो 46 का राइट आंसर है अशोक मेहता कमेटी। जो अशोक मेहता कमेटी है इन्होंने रिकमेंड किया था कि मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज होना चाहिए। 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 47 है व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। तो इसमें सिंपली पूछ रहे हैं जो इंडिया था वो 26 जनवरी 1950 को उसका कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था, तो उस समय जो हमारा एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस था वो क्या था? तो क्या था? अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सोवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो 47 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी, अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो बाकी आपके जो सोशलिस्ट हो गए, सेकुलर हो गए, वो सारे वर्ड बाद में ऐड हुए थे जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इन्फोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तब उसमें क्या लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन में? इंडिया क्या है? अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेज ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो लेनी है तो उसके लिए क्या तरीके हैं? बाय बर्थ, डिसेंट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, या नेचुरलाइजेशन। तो ये सारे तरीके अगर आपको इंडियन की जो है सिटीजनशिप लेनी है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो गए 1 2 3 4। यानी आप इंडिया में पैदा हुए हो, या फिर आपके जो पापा मम्मी हैं वो यहाँ पैदा हुए, या फिर कोई टेरिटरी है जो इंडिया अपने कब्जे में ले लेता है, उसके लोग भी इंडिया के नागरिक बन जाएंगे। तो चारों तरीके से हो जाएगा। 49 है डिस एग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ऑन द फॉलोइंग बिल्स कैन बी रिजॉल्व बाय द हाउस इन द ज्वाइंट सिटिंग। तो अगर कोई डिस एग्रीमेंट होता है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, तो ज्वाइंट सिटिंग होती है, तो कौन कौन से जो चीज़ें हैं उन्हें सॉल्व किया जा सकता है? तो मनी बिल तो मैंने आपको बताया था, इसमें सोनली किसका राज चलता है? लोकसभा का चलता है। तो जॉइंट सिटिंग करने का कोई फायदा नहीं, लोकसभा जो कहेगी वही होगा, तो जॉइंट सिटिंग का इसमें कोई तुक बनता नहीं है। फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, बिल हो गए, इनमें भी जो आपका राज्यसभा है उसका ज़्यादा जोर चलता नहीं है। अब अगर कोई जॉइंट सिटिंग करनी है तो किस लिए होगी? एक ऑर्डिनरी बिल के लिए होगी या प्राइवेट मेंबर बिल के लिए। बाकी दोनों में से मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की जॉइंट सिटिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि इनका जोर ही नहीं चलता है राज्यसभा का। तो 49 का राइट आंसर होगा 1 और 4। तो 49 का जो राइट आंसर ऑप्शन डी है 1 एंड 4, यानी एन ऑर्डिनरी बिल और प्राइवेट मेंबर बिल में है जिनके लिए जॉइंट सेटिंग की जा सकती है अगर इनके बीच में कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम, वीडियो काफी लंबी हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी द लैंग्वेज फॉर कंडक्टिंग बिजनेस इन पार्लियामेंट। तो इसमें कहना चाहता है निम्न में से कौन सी भाषा को संविधान द्वारा संसद में कार्य संचालन के लिए भाषा घोषित किया गया है? तो जो भी आपकी प्रोसीडिंग्स होगी पार्लियामेंट में कौन सी लैंग्वेज में होगी? इंग्लिश में होगी, हिंदी में, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश हिंदी एंड मदर टंग। तो बताइए 50 का राइट आंसर क्या है? 50 का जो राइट आंसर वो है इंग्लिश एंड हिंदी। यानी इन दो ही लैंग्वेज में जो आपकी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स होगी वो होगी इंग्लिश एंड हिंदी। तो आज की वीडियो को इतने रखते हैं। वैसे पीडीएफ में कई सारे क्वेश्चन डाल दिए, हर एक एग्जाम से मैंने जो है वो क्वेश्चन निकाल के इस पीडीएफ में डाल दिए। तो आपके जितने भी नायब तहसीलदार हो गया, एचएस हो गया, जो भी एग्जाम एचपीपीएससी कंडक्ट करता है उसके सारे आपको सब्जेक्ट वाइज पॉलिटी के क्वेश्चन इस पीडीएफ में मिलेंगे। ये पीडीएफ हम अपने पेड स्टूडेंट्स को ही देते हैं। तो जैसे अगर आप हमसे कोई ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं या स्टडी मटेरियल लिया होगा, या फिर हमारी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, अगर आपने कोई भी कोर्स वहाँ से बाय किया होगा तो वहाँ पर आपको ऐसे सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ मिल जाएगी, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, हिमाचल जी की, जो आपका पैटर्न रहने वाला है एग्जाम का, चाहे चेंज कर दे एचपीपीएससी कंडक्ट करेगा तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, चाहे कोई न्यू रिक्रूटिंग एजेंसी भी हायर कर दे यानी कोई बना दे हिमाचल प्रदेश, तब भी हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो स्टडी मटेरियल सारा अपडेट होता रहता है। और अगर आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो डेली 5-5 घंटे लाइव क्लासेस होती है 5 से 10 इवनिंग में, हिमाचल जी की, इंडिया जी की,
की हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग सारे सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं और डेली उनकी रिकॉर्डिंग भी देते हैं ताकि आप उन लेक्चर्स को बाद में भी देख सको अगर आप कभी अटेंड नहीं कर पाओ। स्टडी मटेरियल हो गया, टेस्ट सीरीज हो गई, प्रीवियस पेपर, सब कुछ हम ही आपको प्रोवाइड करेंगे और उसके बाहर आपको कोई भी सोर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया, आप वहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, बाकी सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी। एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर देना, ऐप का लिंक है हमारे, आपको टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप का, सब कुछ वहीं मिलने वाला है। तो आज की वीडियो को मैं इतने रखता हूँ। आज हमने 50 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के डिस्कस किए। इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि जो HPPSC है वो किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।